नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज हम यहां पर करेंगे सोने चांदी की। जो इंपोर्ट बढ़ता हुआ हमने देखा है जनवरी के महीने के लिए, और रिकॉर्ड जिस तरह से यहां पर ईटीएफ में हमने डिमांड आते हुए देखी थी। ऑफ कोर्स हर यूनिट के लिए एक पीछे सोने या चांदी में यहां पर फिजिकल होल्डिंग होनी चाहिए, और क्लियरली वो यहां पर इंपोर्ट नंबर्स में नजर भी आता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहां पर चने में दबाव बनता हुआ नजर आया है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी, वसीदा ग्लोबल एशिया के सीईओ सुमित गुप्ता एंड मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, सबसे पहले आपके पास आज चाहेंगे, जिस तरह के नंबर्स हमने कल यहाँ पर आते हुए देखे हैं, क्लियरली जिस तरह का इंपोर्ट सोने और चांदी दोनों में बढ़ा है, इवन एज भाव यहाँ पर इतने ऊंचे हैं, सबसे पहले आपका क्या इनिशियल रिएक्शन है? देखिए, नो डाउट है कि आफ्टर द दीपावली आपने देखा होगा कि वन साइड द इन्वेस्टमेंट बाइंग फुल थी, और आपने ईटीएफ में देखा होगा गोल्ड और सिल्वर का दोनों एम अगर गिने तो 2,85,000 करोड़ का हो रहा है। यानी 115 टन गोल्ड हो गया है और 4,200 टन के करीब सिल्वर हो गई। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ऑल ओवर वर्ल्ड था, ग्लोब था। तो उससे फिजिकल डिमांड नो डाउट है। ज्वेलरी में थोड़ा डिमांड कम रहा। ज्वेलरी मतलब गोल्ड बिका तो अल्टीमेटली आफ्टर द ज्वेलरी बनेगी। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट डिमांड का एक ट्रेंड चल रहा था, जैसे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी थी, उसके बाद में जियो पोलिटिकल टेंशन के लेके लोगों की फिर डॉलराइजेशन, हमारा डॉलर डिवैल्यू हो रहा था, 9150 के आसपास हो गया। तो लोगों का झुकाव पूरे के पूरे गोल्ड की तरफ था, क्योंकि जब डॉलर डिवैल्यू होता है तो गोल्ड प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट करता है, ड्यूल इफेक्ट करता है। तो लोगों का एक चेंज हो गया था परसेप्शन की गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो में होना चाहिए जी। और इस हिसाब से आपने देखा होगा द नंबर जनवरी में बहुत बढ़ के आ गए थे। आपको लगता है इस तरह के इंपोर्ट्स आगे कैरी ऑन हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से ईटीएफ वाले बता रहे हैं कि बढ़त यहाँ पर जारी रहेगी। अब तक फरवरी के जो नंबर्स निकल के आए हैं, नेट इनफ्लोज ही देखने को मिले हैं। कुछ एक फंड्स ने तो हमें ये भी बताया है कि सुनामी ऑफ इनफ्लोज यहाँ पर एज ऑफ नाउ फरवरी में भी बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इट्स डिपेंड ऑन द ग्लोबल मार्केट। वहाँ का सिनेरियो कैसे होता है, व्हाट द मूड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनके मूड के ऊपर सब डिपेंड होता है। बट ओवरऑल जियो पोलिटिकल टेंशन है, डॉलराइजेशन है, हर जगह के ऊपर आप देखोगे अभी भी तो अनसर्टेनिटी है। नो डाउट जो प्राइस फॉल हुआ है उसका मेन रीजन है बिकॉज ऑफ चाइनीज हॉलीडे, द बिग हॉलीडेज ऑफ 15 डेज। तो जब 24 के बाद में जब खुलता है, इट्स अ राइट टाइम टू बाय और राइट टाइम टू इन्वेस्ट और राइट टाइम टू इन्वेंटरीज इन द गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। इट्स अ राइट टाइम। जो भी करेक्शन आता है, देखिए वो वेरी थिन मार्केट है। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो 20% भी वॉल्यूम नहीं है ग्लोबली, आई एम टॉकिंग अबाउट। और नो डाउट एमसीएक्स के अंदर तो वॉल्यूम ड्राई हो गया बिकॉज ऑफ द हाई मार्जिन ऑफ 40% एंड 70%। आई डोंट थिंक व्हाई दे इंक्रीज सो मच। तो या तो एकदम ड्राई हो गया है एमसीएक्स के अंदर, तो लिक्विड अपना क्या बोलते हैं वॉल्यूम। तो मुझे लग रहा है कि जब तक चाइनीज मार्केट प्लेयर्स नहीं आते मार्केट के अंदर, द लॉन्ग हॉलीडेज, उसके बाद में देखिए आप फिर ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और जिस हिसाब से चाइनीज ने सिल्वर बाय की है आफ्टर दिस जनवरी मंथ, और उन्होंने काफी क्वांटिटी के अंदर सिल्वर को उन्होंने बाय किया, और मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी बरकरार रहेगा। नो डाउट $121 बहुत फास्ट आ गया था, उसमें कहीं ना कहीं लंबा करेक्शन का होप था, बट 70-75 इन बिटवीन इज द बेस्ट बाय है भाई। कोठारी जी, ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि चाइनीज 10 साल में एक बार आते हैं और एक कमोडिटी में इतनी धूम मचा देते हैं। इस बार ये आप कहेंगे चांदी रही? हाँ, नो डाउट गोल्ड और सिल्वर बोथ। अगर आप देखोगे तो फरवरी 2 को गोल्ड $4,200 था और सिल्वर $65-70 था। तो उस हिसाब से उसके बाद में सिर्फ इतने भाव को बढ़ाना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से चाइनीज इज द मैन प्लेयर, और जो चीज बाय करते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू लेके वो बाय करते हैं। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म के उन्होंने स्पेकुलेट करते हैं, क्योंकि चाइनीज तो एक्सपोर्ट करते नहीं, वो सिर्फ बाइंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो लोग लॉन्ग टर्म व्यू करके सिल्वर का वो लोग बाय कर रहे हैं, और ह्यूज क्वांटिटी में। इवन आप देखिएगा कि $2 प्रीमियम में भी उन्होंने सिल्वर को बाय किया था एट द एंड ऑफ द जनवरी मंथ में। तो मुझे लग रहा है कि फिर से डिमांड तो एज यूजुअल रहेगा ही, और गोल्ड सिल्वर दोनों का डिमांड है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, नो डाउट कि उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी पे है, थोड़ा करेक्शन मोड भी हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया था। $5,600 और 121 सिल्वर इज द इम्पॉसिबल नंबर। कोठारी जी, आपको क्या
कोठारी जी, आपको क्या लगता है इस साल के अंत तक सोना और चांदी दोनों कैसे देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है द कंफर्टेबल लेवल इज द $4,200 to $4,500 इन बिटवीन इज द कंफर्टेबल रेट टू बाय इन टर्म्स ऑफ रूपी टर्म्स इफ डॉलर इन 1991 रेंज। तो मेरे हिसाब से गोल्ड 135 के लेवल तक बेस्ट बाइंग लेवल है, और सिल्वर 2 लाख और 2,40,50 हजार के बीच में जो अगर चांदी रहती है तो बहुत अच्छी बाइंग लेवल है। और मैं तो इवन यही कहता हूँ कि जब तक चाइनीज नहीं खुलते तब तक बेस्ट बाइंग लेवल है गोल्ड और सिल्वर बाय करने के लिए। कोठारी जी, दूसरी बात, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बनता हुआ देखते हैं या फिर आपको लगता है ज्वेलरी में कुछ बहुत अब खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी? देखिए, ज्वेलरी का द सेंस ऑफ द मेकिंग चार्जेस, अभी देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो वेस्टेज भी बढ़ जाता है, मेकिंग चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। एंड पीपल आर स्मार्ट, उनको पता है कि जब जरूरत और फिर डिजाइन चेंजेस हो जाती है। तो आज की डेट में नई जनरेशन है, उनको सब पता है। लाइट वेट ज्वेलरी अभी बहुत मार्केट में आ गई, तो उनको जैसे चाहिए वैसे ज्वेलरी को एक्सचेंज कर लेते हैं। और अभी आज की डेट में ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है, यूथ भी है अब ईटीएफ के अंदर गोल्ड और सिल्वर को बाय करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अल्टीमेटली तो गोल्ड ही और कन्वर्ट होकर ज्वेलरी में होना है अल्टीमेटली। इनमें ज्यादा डिमांड है आपको लगता है? हाँ, अब इन्वेस्टमेंट डिमांड है और प्राइस का भी है, तो लोग उसमें डिमांड ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तरफ बार्स एंड कॉइन्स, बुलियन, दूसरी तरफ ईटीएफ में अच्छी खासी खरीदारी है। डिजिटल गोल्ड सिल्वर के क्या हाल है? देखिए, डिजिटल गोल्ड नो डाउट अभी रेगुलेटरी भी बना रहे हैं हम लोग सब, जितने भी डिजिटल गोल्ड वाले। बट ओवरऑल आप देखोगे जितने भी डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स है उसके बैकएंड में सिर्फ 3 प्लेयर्स ही है जो उसको होल्ड करते हैं, और इससे 100% बैक्ड बाय गोल्ड एंड ऑन डिपॉजिट ऑन द वॉल्ट। जितने भी गोल्ड जो भी डिजिटल गोल्ड के होते हैं वो सब वॉल्ट के अंदर डिपॉजिट होते हैं। और मेरे हिसाब से अगर सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी अगर बनाते हैं या किसी भी एजेंसीज को लेके रेगुलेटरी अगर बीच में होती है तो इसका डिमांड काफी अच्छा है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में आप आपका गोल्ड एसआईपी के हिसाब से आप उसको एक्यूमुलेटेड करते रहते हो और 100% बैक बाय गोल्ड होता है और उसको वॉल्ट के अंदर डिपॉजिट होता है। और जब चाहिए उसको आप लीजिंग भी कर सकते हो, या आपको चाहिए तो आप उसको सेल भी कर सकते हो, या उसको जब चाहिए आप उसको एक्सचेंज करके ज्वेलरी भी ले सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड इज द सेफेस्ट वन। बट इन टर्म्स ऑफ ईटीएफ उसमें थोड़ा आपको ये तो आपने क्या हुआ कि आपने समझो 100 रुपए के डिजिटल गोल्ड अगर एसआईपी आप कर रहे हो तो आपका 0.00% से आपका इनवॉइस बन के सीधा आपके अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है, और उतना ही सोना आपका फिर लॉजिस्टिक के पास में आपका चला जाता है। तो डिजिटल गोल्ड द वे ईटीएफ में थोड़ा बहुत चार्जेस पर एनम का लगता है, द होल्डिंग चार्जेस, द इंश्योरेंस चार्जेस, और उसमें ईटीएफ पॉइंट उतना नहीं, नॉमिनल है 0.10 या 0.07 के आसपास होता है। तो ईटीएफ भी है, डिजिटल है, एमसीएक्स है, तो नो डाउट इट्स अ वॉलेटिलिटी, उसके अंदर आपको मार्जिन पे करो ये तो उसमें भी आपको अगर 20% मार्जिन के अंदर काम करते हो तो आपको बैक में आपने देखा होगा कि मार्केट फॉल बाय 15%, सिल्वर फॉल बाय 35%, तो उतना आपको वेरिएशन के लिए कैश हैंड में रखना पड़ता है। तो सब जगह पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। डिजिटल गोल्ड भी बेस्ट है, ईटीएफ उससे भी बढ़िया है, और एमसीएक्स में नो डाउट जिसको हेजिंग करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज द एमसीएक्स, इसमें ऑप्शन भी है। तो बहुत सी चीजें आज की डेट में वैराइटीज नंबर ऑफ है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। द सेम वे प्राइस आपको सब जगह पे इक्वली रहता है, सिर्फ एमसीएक्स में आपको कैरी फॉरवर्ड चार्जेस होता है। पॉइंट टेकन। कोठारी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत डिटेल में वो चर्चा भी करने के लिए। तो जहां तक वॉल्यूम्स की बात है, जैसे कोठारी जी कह रहे थे कि मार्जिन्स बढ़ चुके हैं और वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल से किशोर नार्यम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, पहला सवाल आपसे वही है जो हम पॉइंट कोठारी के साथ बना रहे थे कि हाई मार्जिन्स की वजह से वॉल्यूम्स में गिरावट सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर एक्सचेंजेस में देखने को मिली है। किस तरह से, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सेंस है। इनफैक्ट आई थिंक मैं कोठारी जी का सुन रहा था, तो इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे मैं शंघाई में था और आई वाज लुकिंग एट गोल्ड स्टोर्स। मतलब मैंने आपको एक तस्वीर भी मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है कि बहुत बड़े लंबे लाइन लगे हुए थे वहाँ पे गोल्ड स्टोर्स पे, चाइना का जो रिटेल बाइंग का मैं बात कर रहा हूँ। एंड अभी तो हॉलीडे पे गया है, आई थिंक देयर इज अ अनडाउटेडली स्ट्रॉन्ग डिमांड फिजिकली ऑन द रिटेल साइड। बट आपको दो जगह पे जो गोल्ड का जो करेक्शन आ रहा है करंट प्राइसेस में, दो मेन रीजन है। वन इज दैट डॉलर स्ट्रेंथ, स्पेशली जो वॉश फैक्टर बोलो, जो नया जो फेड गवर्नर जो नियुक्त हुआ है, उनका जो हॉकिश नेचर की वजह से डॉलर में थोड़ा स्ट्रेंथ हम देखने के लिए मिल रहा है। एंड दूसरा है कि सेंट्रल बैंक परचेजेस अर्ली 2026 जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। सो 2026 तो अभी हम फर्स्ट क्वार्टर में है, सो बहुत टाइम है इसको कैचअप करने के लिए, बट प्रोबेबली दे हैव टेकन अ पॉज।
तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा फ्लोर जो है उसको नीचे आ गया। सो डोमेस्टिक मार्केट्स में अराउंड 1,48,000 1,52,000 के आसपास आपको डाउन साइड दिख सकता है। ग्लोबल प्राइसेस अगर देख के 4600 4650 तक डाउन साइड दिख सकता है। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म जो वीकनेस है, दैट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एक्चुअली इन्वेस्टर्स को जिन्होंने मिस किया है रैली को, आई थिंक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एनीथिंग क्लोज टू 4500 4600 जो है डॉलर टर्म्स में, और इंडियन मार्केट्स में अगर देखेगा 1,40,000 1,45,000 जो गोल्ड है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंटरिंग फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट आपको 18 महीना 24 महीने का अगर आपका अवधि है तो। आई रिमेम्बर जो आपने मुझे पिक्चर भेजी थी शंघाई से, वो ऐसी दिखती थी जैसे इंडिया में जब धनतेरस की खरीदारी होती है, लंबी लंबी लाइंस की, उस तरह की लूनर न्यू हॉलीडे से पहले चाइना में शंघाई में उस तरह की बाइंग। किशोर, कॉपर में क्या सेंस है? क्योंकि एक तरफ जो कंबाइंड कॉपर स्टॉक्स हैं सभी के सभी जो एक्सचेंजेस के वर्ल्ड ओवर, वो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ जनवरी में कॉपर स्मेल्टिंग अपने एक डेकेड के लोज पर है। जिस तरह के नंबर्स हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, क्या सेंस यहाँ निकल के आ रही है? आई थिंक सी चाइना का जो स्लो डाउन है स्पेशली कॉपर कंजम्पशन को लेकर है, एंड दूसरा है कि जो वेस्टर्न मार्केट स्पेशली जो यूएस है, जो प्री टैरिफ में जो स्टॉकिंग हुआ था, जो आपको मैसिव कॉपर माइग्रेशन हुआ था इन्वेंट्रीज का टुवर्ड्स यूएस टैरिफ के थ्रेट से पहले, वो एक्चुअली क्या है कि कम से कम आपको 1-2 क्वार्टर के लिए वो सफिशिएंट है। सो जो इंक्रीमेंटल परचेजेस स्लो डाउन है बिकॉज डेफिनेटली ओवर स्टॉक्ड है। एंड चाइना का जो है जो कॉपर कॉन्सेंट्रेट का इंपोर्ट्स कम हुआ है, एंड एक्चुअली रिफाइंड कॉपर का एक्सपोर्ट्स बढ़ गया है। उसका मतलब है कि डोमेस्टिक डिमांड कॉपर का स्लो डाउन हुआ है चाइनीज मार्केट में। ये दोनों जो है इन्वेंट्रीज और वेयरहाउस इन्वेंट्रीज जो है, स्पेशली एक्सचेंज ट्रेडेड वेयरहाउस इन्वेंट्रीज जो है, उसको बढ़ा रहा है। और आपको जो फॉरवर्ड कॉन्टेंगो जो है, जो बदला बोलते हैं, कि वो भी बढ़ गया है, कि उसके वजह से बिकॉज फिजिकल मार्केट्स थोड़ा डिप्रेस्ड है। एंड मेरे हिसाब से अंटिल अनलेस कि मिड मार्च और एंड ऑफ मार्च तक ये जो सिलसिला है जारी रहेगा, बिकॉज चाइनीज विल कम बैक फ्रॉम द न्यू ईयर हॉलीडेज समवेयर एंड ऑफ फेब्रुवरी, एंड देन अर्ली मार्च से लेके सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक इन लोगों का रीस्टॉकिंग बाइंग या ऑर्डर्स अगर प्लेस होना शुरू हो जाता है तो वहां पे है। सो डाउनसाइड में आपको अभी भी आई थिंक 1120 1130 तक डाउनसाइड है कॉपर में, बट अपसाइड 1350 1400 तक भी अपसाइड जो है मीडियम टर्म का अभी भी बरकरार है। ये है बुल मार्केट करेक्शन आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे कॉपर में भी। एंड शॉर्ट टर्म वीकनेस इन फिजिकल डिमांड एक्चुअली इज लीडिंग टू इन्वेंट्री राइज इन द एक्सचेंजेस। एक सेंस क्रूड पे भी लेना चाहेंगे यहाँ पर, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस, चाहे वो यूएस ईरान की है या फिर यूएस लेड यूक्रेन रशिया नेगोशिएशन, ये दोनों ही आज यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। कितना इम्पैक्ट और कितना फैक्टर्ड इन सब चीजों को क्रूड में देखते हैं? मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है, कि कहीं ना कहीं ईरान में इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन होगा नहीं होगा, उस प्रीमियम अभी भी मेरे हिसाब से दोनों इंटरनेशनल प्राइसेस में $5 से $6 के आसपास का जो प्रीमियम है वो इनबिल्ट है। अराउंड 9 से 10% के आसपास प्रीमियम इनबिल्ट है। सो अगर वो प्रीमियम निकाल दूं तो ब्रेंट आपको दिखेगा अराउंड $62-63 के आसपास। सो दैट इज वेयर द प्रीमियम स्टैंड्स राइट नाउ। as far as demand is concerned, या अगर जब आपको नॉन फेरस एंड कॉपर का डिमांड वीक दिख रहा है, सो चाइना एज एन इकोनॉमी जो स्लो डाउन है उसका जो नतीजा है, जो क्रूड का इन्वेंट्री एंड डिमांड में भी दिख रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी स्लो डाउन हुआ है, एंड यूरोपियन जो विंटर डिमांड है वो भी कम हुआ है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवरऑल डिमांड कमजोर है। एंड अगर ये प्रीमियम नहीं होता, जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का प्रीमियम नहीं होता, तो क्रूड और फर्दर नीचे हो जाता था। कम से कम ब्रेंट है $62-63 के आसपास हो जाता था, और जो WTI है $58-57 के आसपास होता था। सो शॉर्ट टर्म में दिस प्रीमियम विल कंटिन्यू टू बी देयर until unless we have any clarity, एंड बिकॉज जो अमेरिकन फोर्सेस है वो काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रेजेंट है। जब तक वो है ये प्रीमियम बरकरार रहना चाहिए। ऑल राइट, तो काफी कुछ यहाँ पर कच्चे तेल में भी हो रहा है, और जैसे कहा गया कि कुछ प्रीमियम यहाँ पर लगातार क्रूड में बनता भी रह सकता है। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। वेल, ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में, कमोडिटीज में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन भारतीय बाजारों में, और अगर एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात की जाए, तो हमने चने में यहाँ पर अच्छा खासा दबाव बनता हुआ देखा है। वसीता ग्लोबल से हमारे साथ सुमित गुप्ता हैं। सुमित,
15 दिन में 15% की गिरावट यहाँ पर चने में देखने को मिली है। ऑफ कोर्स नई फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं ये सारे प्राइसेस? मनीषा जी नमस्कार। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। चना पल्सेस इज ऑलवेज इज द पल्स ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे भाव नीचे जाए चाहे भाव ऊपर जाए, देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन। एंड चना के लिए मैं ये बोलूंगा इस समय दैट वी आर सो बिजी लिविंग इन टुडे दैट वी आर फॉरगेटिंग दैट टुमारो इज ऑलरेडी अपॉन अस। व्हाट आई मीन टू से कि आज चना का अराइवल आ रहा है, क्रॉप हर जगह अच्छी है। एकरेज गवर्नमेंट के हिसाब से 4 से 5% ज्यादा है इन राजस्थान, और कुछ एरिया में कम है। इन एमपी एंड सर्टेन पार्ट्स इट इज लोअर। चना का क्रॉप रिलेटिवली लास्ट ईयर के बराबर ही आएगा, परंतु चना ओवरऑल स्टॉक ऑफ पल्सेस स्पेशली येलो पीस और चना का पोर्ट पर लास्ट ईयर के मुकाबले 7 से 8 लाख टन कम है। ये तो आज की बात की। भाव नीचे आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक एमएसपी का कोई भी प्रिक्योरमेंट शुरू नहीं किया। आज अगर हम गवर्नमेंट का चना का स्टॉक देखें तो केवल वो 1.5 लाख टन के आसपास है। जो मिनिमम बफर एक्सपेक्टेशन सरकार से रहती है वो 10 से 12 लाख टन के आसपास रहती है। तो सवाल ये आता है, क्या गवर्नमेंट एमएसपी इंटरवेंशन करेगी, भाव पे खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जितना भी वेदर अपन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी एल नीनो की आहट शुरू हो गई है। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली अ स्ट्रॉन्ग एल नीनो बाय द टाइम हमारा मॉनसून सीजन आएगा। तो क्या हम कल की तैयारी आज कर रहे हैं? क्या ये लो भाव किसान के लिए अच्छा है बुरा है? हमारे हिसाब से एमएसपी के नीचे भाव तो किसान के लिए काफी बुरा है, उसका नेक्स्ट ईयर के लिए रुझान कम हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो चना के नीचे अभी भाव चल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर मार्केट, इट्स नॉट गुड फॉर फार्मर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वर्स फॉर गवर्नमेंट। आप किस तरह से देखते हैं इस बार की पूरी फसल यहाँ पर आता हुआ, और जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? बाजार को लगता है कि शायद अभी लोज बने नहीं हैं। सरकार के ने अच्छा काम किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, लेकिन जैसे आपने कहा इससे ज्यादा लोअर प्राइसेस फिर थोड़ा सा काउंटर एक्टिव हो सकते हैं। Absolutely. Or I will divide this question into 2 parts. One on inflation, or second part is on the crop. First, let's talk about inflation. Inflation, we know कि नया इंडेक्स अब लॉन्च हुआ है 2024। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो इंडेक्स का बेस ही 2024 है, तो विच इज अ वेरी हाई बेस। तो इंडेक्स के अंदर आपको इन्फ्लेशन कभी दिखाई नहीं देगी। नंबर 2, इट इज अ प्रोटीन बेस्ड इंडेक्स जिसके अंदर the share of grains has gone down and protein has gone up quite considerably. तो गवर्नमेंट के लिए इंपोर्ट ओपन रखना अब कम चॉइस नहीं है, कंपल्शन है, बिकॉज दे वांट टू मैनेज द हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर। तीसरा, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्रॉप साइड ऑफ इट। ओके, इन्फ्लेशन पे गवर्नमेंट काफी कंफर्टेबल है। लास्ट ईयर अगर हमने देखा मॉनसून अच्छा रहा, मॉनसून का रिट्रीट भी काफी अच्छा रहा, देयर वर गुड रेन्स। लेकिन आज जो हम कंसर्न की बात करते हैं वो कंसर्न है वार्म वेदर। वी हैव टू सी कि साउथ के अंदर जो क्रॉप आ रही है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्रॉप इज गुड, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस हीट का एमपी और राजस्थान की क्रॉप के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? अगर आप मेरे से भाव का व्यू पूछेंगे तो आई विल से आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट द बॉटम। पोर्ट के ऊपर स्टॉक्स इतने अधिक नहीं है, बिकॉज हमको नेट अवेलेबिलिटी देखनी होती है, टोटल क्रॉप की नेट अवेलेबिलिटी कितनी है, जो लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो कम है। कनाडा के अंदर किसान येलो पीस कम उगाएगा, दैट मींस नेक्स्ट ईयर येलो पीस का अराइवल भी इंडिया के अंदर कम रहेगा। एल नीनो की सबसे बड़ी मार ऑस्ट्रेलिया पे पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसान को इस बार चना लगाने का रुझान नहीं है। अगर हम ये ओवरऑल तीनों चीजें देखें तो जो ओवरऑल समीकरण बदल रहे हैं, और ये ट्रेड भी आज नहीं कल नोटिस करने लगेगा, तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट द बॉटम। यहाँ पर जो गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड विच इज इक्वली रिक्वायर्ड फॉर फार्मर। गवर्नमेंट ने जैसे गेहूं के अंदर बोला हम एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, गवर्नमेंट शुड कम एंड गिव अ कमिटमेंट इफ दे आर सो श्योर अबाउट देयर पॉलिसीज दैट वी विल नॉट पुट एनी स्टॉक लिमिट इन डोमेस्टिक चना। उससे डोमेस्टिक स्टॉकेज, डोमेस्टिक ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आज उन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेशन ही छोड़ दिया है, तो उसका ओवरऑल नुकसान किसान को जाता है। एब्सोल्युटली। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को आके कुछ रीअश्योर करना होगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में विचार भी करना होगा। सुमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आने के लिए और दालों पर बात करने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और बात करेंगे यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट।
नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वहां पर कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ट्रेडर्स ने गिल्ड्स में अपनी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बढ़ाई हैं। हाई रिटर्न्स वाले जो बॉन्ड्स हैं यहां पर निवेशकों की डिमांड मजबूत नजर आई है और ये हायर पीरियड या ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स भी हैं। इंटरेस्टिंगली 3379 बिलियन के जो स्टेट बॉन्ड्स का ऑक्शन आज है, इससे पहले बाजार कुछ यहां पर जगह बनाता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 से 20 साल की मैच्योरिटी वाले जो पेपर्स हैं वहां पर हमने अच्छी बोली लगते हुए देखी, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर यील्ड्स जो हैं वो बेहतरीन हैं। साथ ही साथ बाजार में आने वाले और भी कई यहाँ पर कंपनीज हैं जो कॉरपोरेट प्राइवेट मार्केट में अपनी इशुएंसेस यहाँ पर जारी करने वाले हैं। इसमें ई कैप इक्विटीज यहाँ पर एक है जो यहाँ पर 2.75 बिलियन बनाने की कोशिश में है। 23 अप्रैल 2029 बॉन्ड्स के द्वारा इसकी बिडिंग आज है। अकारा कैपिटल 2.3 बिलियन के लिए आज यहाँ पर मार्केट्स में है और ये 3 बॉन्ड्स के रीइशुएंस के द्वारा ये पैसा रेज करना चाहते हैं। इनकी भी बिडिंग आज ही है। REC लिमिटेड, हमने आपको पहले भी बताया था कि 30 यहाँ पर 18 फरवरी में 2028 के द्वारा 30 बिलियन यहाँ पर निपटाने की यहाँ पर योजना है। इसकी भी बिडिंग आज है। साथ ही साथ जो आने वाली बॉन्ड्स हैं इसमें इनक्रेड फाइनेंशियल 600 मिलियन देख रहा है 14 अगस्त 2029 के जरिए। मनी वाइज फाइनेंशियल की बिडिंग कल है। 250 मिलियन ये रेज करना चाहते हैं 2 साल के बॉन्ड्स के द्वारा। बाजार में आने वाले बॉन्ड्स जहां पर कंपनी साइज के जरिए अगर यहां पर देखा जाए तो एक्सिस बैंक 350 बिलियन रेज करना चाहता है डेट इशू के द्वारा। JSW स्टील 50 बिलियन रेज करना चाहता है, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए। टोरेंट पावर यहां पर रेज करना चाह रहा है 30 बिलियन NCDs के जरिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी यहाँ पर 20 बिलियन रेज करना चाहते हैं NCDs के द्वारा। एंड फाइनली हमारी लिस्ट पर पूना वाला फिनकॉर्प है, ये 10 बिलियन रेज करना चाहते हैं येट अगेन NCDs के द्वारा। ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स हैं मार्केट में जिन्हें आप देख सकते हैं और इनके जरिए निवेश भी कर सकते हैं।